कैसे हो सब लोग? तो अब केवल 30 दिन ही बचे हैं और अब आप पूरा चैनल एक्सेस करने के लिए आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके अपनी पसंद के अनुसार अभी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सच में बहुत महत्वपूर्ण समय है, तो इसे समझदारी से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सुनो, यहाँ हम रोज न्यूज़पेपर प्लस एडिटोरियल कवर कराते हैं। बाकी स्टैटिक की पूरी प्लेलिस्ट्स पहले से चैनल पर उपलब्ध हैं। आप ज्वाइन करके उन्हें आराम से कंप्लीट एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपने स्टैटिक का अच्छा हिस्सा कवर कर लिया होगा। अगर अभी बाकी है तो धीरे धीरे लेकिन कंसिस्टेंटली पूरा करना शुरू करें। टेलीग्राम पर जो क्विक रिवीजन नोट्स कम वर्कशीट हम शेयर करते हैं, उसे जरूर यूज करें। प्रिंट निकालकर अपने नोट्स ऐड करके डेली रिवीजन को मजबूत बनाइए। इसमें आपको प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मेंस आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इन्हें नियमित रूप से सॉल्व करना आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएगा। इसे अपने वैल्यू एडिशन टूल की तरह यूज करें। जितना सिंसियरली इस्तेमाल करेंगे उतना ही फायदा मिलेगा। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं 23 अप्रैल 2026 थर्सडे की महत्वपूर्ण न्यूज़ और एडिटोरियल्स का एनालिसिस। हर दिन का अखबार आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का फासला तय करता है। थकान सबको होती है, लेकिन जो इस थकान के बावजूद पेन उठाकर निरंतर रिवीजन करता है, लबासना का दरवाज़ा उसी के लिए खुलता है। अपनी आखिरी ऊर्जा झोंक दीजिए। तो आज सबसे पहले संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था के एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। और ये मुद्दा ऐसा है जो हमारे पूरे संघीय ढांचे को, मतलब हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को टेस्ट कर रहा है। हाँ, मैं परिसीमन या कहें डेलिमिटेशन के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज पर ना आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण आया है। सही कहा। और ये मुद्दा गर्मा इसलिए गया है क्योंकि 84वें संविधान संशोधन यानी 84th अमेंडमेंट के तहत लोकसभा सीटों के परिसीमन को 2026 तक फ्रीज कर दिया गया था। एग्जैक्टली। और अब चूंकि 2026 आ चुका है तो ये फ्रीज हटने वाला है, और इसी बात को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विवाद की जड़ असल में 1971 की जनगणना है। देखिए, 1971 के आधार पर राज्यों को सीटें आवंटित की गई थीं। इसका एक बहुत बड़ा कारण था। कारण ये था कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया, खासकर हमारे दक्षिणी राज्य जैसे केरल और तमिलनाडु, उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान ना हो, है ना? बिल्कुल। सरकार नहीं चाहती थी कि राज्य संसद में ज्यादा सीटें पाने के लालच में अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। लेकिन आज हकीकत कुछ और है। मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की जनसंख्या तो बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले कुछ दशकों में। हाँ, और अगर अब आज की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है तो दक्षिणी राज्यों की लोकसभा में हिस्सेदारी सीधा सीधा कम हो जाएगी। अच्छा। और सिर्फ लोकसभा की सीटें ही नहीं, जो वित्तीय संसाधना का आवंटन है वो भी तो ज्यादा जनसंख्या वाले और गरीब राज्यों की तरफ झुक जाता है। बिल्कुल झुकता है। इसीलिए दक्षिणी राज्यों में ये भावना आ रही है कि भाई हमने अच्छा डेमोग्राफिक और आर्थिक प्रदर्शन किया और हमें उसी की सजा दी जा रही है। लेकिन यहाँ एक विश्लेषणात्मक सवाल खड़ा होता है। क्या हमारा फेडरल स्ट्रक्चर एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन यानी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और डेमोग्राफिक इक्विटी मतलब जनसांख्यिकीय समानता, ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं? बहुत ही सटीक सवाल है। देखिए, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन कहता है कि हर वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए, लेकिन इक्विटी कहती है कि अच्छे प्रदर्शन की सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर 2001 की जनगणना का क्या रोल था इसमें? मैंने पढ़ा था कि उसका भी इस्तेमाल हुआ था। हाँ, वो एक तकनीकी अंतर है जो समझना बहुत जरूरी है। 2001 की जनगणना का उपयोग केवल क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों मतलब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीमाओं को फिर से खींचने के लिए किया गया था। अच्छा, मतलब राज्य के अंदर की बाउंड्रीज बदली गई, लेकिन राज्यों के बीच जो कुल सीटों का आवंटन था वो 1971 पर ही अटका हुआ है। एग्जैक्टली। राज्यों के बीच सीटों का कोटा नहीं बदला गया, और यही वो बारीक अंतर है जो आज के इस विवाद के केंद्र में है। अब फेडरल स्ट्रक्चर की बात चली रही है तो एक और बड़े कानूनी पहलू पर आते हैं। ये केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के टकराव से जुड़ा है। आप सुप्रीम कोर्ट वाले उस आईपैक मामले की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। पश्चिम बंगाल सरकार के एक दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामला असल में ईडी द्वारा की जा रही छापेमारी से जुड़ा था। सही बात है। राज्य सरकार के कथित हस्तक्षेप को लेकर विवाद था। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे संविधान के अनुच्छेद 131 यानी आर्टिकल 131 के तहत केंद्र राज्य विवाद बताने का प्रयास किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया है ना? बिल्कुल। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां सीधे तौर पर भारत सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट के समान नहीं है। अच्छा, तो मतलब जांच एजेंसी और सरकार के बीच एक लाइन खींच दी गई है। हाँ, इसलिए जांच एजेंसी और राज्य सरकार के बीच के विवाद को
अनुच्छेद 131 के तहत मूल अधिकार क्षेत्र, जिसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं, उसका मामला नहीं माना जा सकता। लेकिन देखिए, भले ही कानूनी रूप से ईडी केंद्र सरकार नहीं है, किताबों में ये अलग हो सकते हैं, लेकिन धरातल पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो केंद्रीय एजेंसियां राज्य के प्रशासनिक दायरे में ही काम करती हैं। ये बात सच है कि ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग दिखती है। तो क्या ये फैसला भविष्य में राज्यों के लिए केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के रास्ते बंद कर देगा? मतलब अब राज्य क्या करेंगे? नहीं, रास्ते बंद नहीं हुए हैं, बस कानूनी लड़ाई का प्लेटफॉर्म बदल गया है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अनुच्छेद 131 सिर्फ उन एक्सक्लूसिव विवादों के लिए है जो सीधे यूनियन और स्टेट के बीच हों। तो एजेंसियों के खिलाफ लड़ना हो तो आपको सामान्य कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा, जैसे सीआरपीसी के तहत या फिर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जाना। यूनियन और एजेंसी का तकनीकी अंतर बहुत साफ है अब। समझ गया। चलिए अब चुनाव और राज्य प्रशासन से जुड़े एक और तथ्य पर आते हैं। पश्चिम बंगाल में ही चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करना पड़ा है। हाँ, ये मामला भी काफी दिलचस्प है। हुआ ये कि ट्रिब्यूनल के पास मतदाता सूची से नाम काटे जाने के लगभग 34 लाख मामले लंबित थे। बाप रे, 34 लाख! और चुनाव बिल्कुल सिर पर है। बिल्कुल। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने मतदान से ठीक पहले अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग किया और 139 मतदाताओं के नाम वापस जोड़े हैं, है ना? हाँ, संख्या भले ही 139 हो, लेकिन ये चुनाव प्रक्रिया की शुचिता और नागरिकों के मतदान के अधिकार को सुनिश्चित करने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सही बात है। और ये न्यायपालिका और चुनाव आयोग के बीच के समन्वय को, कोऑर्डिनेशन को भी दर्शाता है। एग्जैक्टली, कि कैसे संस्थाएं मिलकर काम कर सकती हैं जब नागरिकों के अधिकारों की बात आती है। अच्छा, राजनीतिक और शासन व्यवस्था की इन जटिलताओं का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। तो अब थोड़ा आर्थिक परिदृश्य की ओर रुख करते हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर काफी चिंताजनक खबरें हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC के जो मिनट्स आए हैं, वो स्पष्ट कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो मुझे पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव लग रहा है। बिल्कुल। उस तनाव के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो रही है, जिससे भारत में महंगाई या इन्फ्लेशन बढ़ने का बहुत बड़ा जोखिम है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है। भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलर के मुकाबले 34 पैसे गिरकर 93.78 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। हाँ, और द इंडियन एक्सप्रेस में ईशान बख्शी का एक विश्लेषण आया है इस पर। उन्होंने बताया है कि रुपए की इस गिरावट को सिर्फ पश्चिम एशिया के संकट से जोड़कर देखना अधूरा होगा। अच्छा, तो और क्या कारण है? इसके पीछे कई संरचनात्मक कारण यानी स्ट्रक्चरल रीजंस है। पहला तो ये कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे हम FDI कहते हैं, उसमें कमी आई है। मतलब बाहर से जो पैसा आ रहा था वो कम हो गया है। हाँ, और दूसरी बात, वैश्विक स्तर पर जो कैपिटल का फ्लो है वो अब अमेरिका और विकसित देशों की ओर जा रहा है। लेकिन वहाँ ऐसा क्या हो रहा है जो सारा पैसा वहाँ खिंचा चला जा रहा है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसी नई तकनीकों में हो रहा भारी निवेश। ये उभरते बाजारों से पूंजी को बाहर खींच रहा है। मतलब रुपए की स्थिति तो उस बाल्टी की तरह हो गई है जिसमें बाहर से बारिश, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी का पानी तो कम आ ही रहा है, लेकिन अंदरूनी संरचना में भी FDI में कमी के रूप में छेद हो गए हैं। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये। बाल्टी में छेद भी है और बारिश भी कम हो रही है। तो ऐसे में रिजर्व बैंक क्या कर रहा है? मेरा सवाल यह है कि क्या रिजर्व बैंक के पास अब रुपए को संभालने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को उपयोग करने की सीमा आ चुकी है? देखिए, रिजर्व बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल बाजार की वोलेटिलिटी, मतलब अचानक होने वाले उतार चढ़ाव को रोकने के लिए करता है। मतलब वो ट्रेंड को नहीं रोक सकता। एग्जैक्टली। अगर वैश्विक कैपिटल फ्लो का ट्रेंड ही बदल गया है और FDI कम हो रही है, तो ये एक ढांचागत समस्या है। अगर RBI इसमें अपना भंडार झोंक देगा तो रिजर्व खाली होने का खतरा रहता है। सही बात है। मतलब नीतियों में बदलाव की जरूरत है, सिर्फ डॉलर बेच के काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। अब अर्थव्यवस्था के ही एक और आधुनिक पहलू की बात करते हैं। सरकार ने ई-स्पोर्ट्स के लिए नए नियम जारी किए हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY ने ई-स्पोर्ट्स आयोजनों के लिए पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स को रियल मनी गेमिंग, मतलब जहां पैसे का सट्टा लगता है, उससे पूरी तरह अलग करना है। अच्छा, और मैंने पढ़ा कि इसमें खेलों के आयु आधारित वर्गीकरण, एज क्लासिफिकेशन के नियम भी जोड़े गए हैं। हाँ, ये डिजिटल इकोनॉमी को रेगुलेट करने की दिशा में बहुत जरूरी था, क्योंकि युवा जनसांख्यिकी इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व्ड है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था में हमेशा रिएक्टिव क्यों रहती है?
मतलब समस्या आने के बाद नियम बनाना। प्रोएक्टिव पहले से क्यों नहीं होती? लेकिन डिजिटल मार्केट्स में अक्सर लाइट टच रेगुलेशन से शुरुआत की जाती है ताकि इनोवेशन न रुके। मतलब पहले बढ़ने दो फिर रेगुलेट करो। हाँ, लेकिन अब ई स्पोर्ट्स का बाजार इतनी तेजी से बढ़ चुका है कि इसके दूरगामी आर्थिक और सामाजिक प्रभाव सामने आ रहे हैं। और रियल मनी गेमिंग की वजह से कई परिवारों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। बिल्कुल, इसलिए अब संस्थागत रूप से इसे सुरक्षित बनाने के लिए ये नियम जरूरी हो गए थे। चलिए अब अखबारों के संपादकीय पन्नों की बात करते हैं, जो राजनीति और शासन के इन कई बारीक पहलुओं को एक साथ जोड़ते हैं। आज का जो एडिटोरियल है वो बहुत ही गहराई से हमारी आज की चर्चा को समेटता है। एडिटोरियल टाइटल, अ टेल ऑफ टू स्टेट्स, आइडेंटिटी एंड एक्सक्लूजन। द इंडियन एक्सप्रेस। ये संपादकीय तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मौजूदा चुनावी और राजनीतिक परिदृश्य का एक बहुत ही निष्पक्ष और विस्तृत विश्लेषण करता है। हाँ, इसमें बताया गया है कि कैसे ये दोनों राज्य राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे डबल इंजन सरकार के नैरेटिव का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब केंद्र और राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार हो, इस नैरेटिव को ये राज्य खारिज कर रहे हैं। और इसके लिए वो किन चीजों का सहारा ले रहे हैं? इन राज्यों में एक क्षेत्रीय पहचान, जिसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं, और राज्य स्तरीय कल्याणकारी योजनाओं मतलब वेलफेयर स्कीम्स को प्रमुखता दी जा रही है। संपादकीय इस बात पर भी जोर देता है कि कैसे डीएमके और टीएमसी जैसी पार्टियां उपराष्ट्रीयता, सब नेशनलिज्म और लोक लुभावन नीतियों के जरिए एक अलग राजनीतिक मॉडल खड़ा कर रही हैं। हाँ, और ये मॉडल केवल विरोध के लिए नहीं है, ये केंद्र की राजनीति और राज्यों की स्वायत्तता के बीच के लगातार चल रहे द्वंद्व को दर्शाता है। यहाँ हमारे लिसनर्स को ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, संपादकीय विशुद्ध रूप से इस बात का अकादमिक और रणनीतिक विश्लेषण करता है कि मतदाता के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए नीतियां और नैरेटिव कैसे गढ़े जाते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या भविष्य के राजनीति में वेलफेयर स्कीम्स केवल चुनाव जीतने का टूल रह गए हैं, या ये वास्तव में राज्यों में राइट्स बेस्ड मतलब अधिकार आधारित पहचान का रूप ले चुकी हैं? बहुत ही उम्दा सवाल है। अगर हम तमिलनाडु का द्रविडियन मॉडल देखें तो वहां ये योजनाएं दशकों से चल रही हैं। हाँ, मिड डे मील जैसी योजनाएं वहीं से शुरू हुई थीं। बिल्कुल, वहां ये सिर्फ चुनावी टूल नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और राइट्स बेस्ड आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी हैं। और पश्चिम बंगाल के मामले में? बंगाल में भी कन्याश्री या लक्ष्मीर भंडार जैसी योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक आजादी देकर एक नया कल्याणकारी लाभार्थी वर्ग खड़ा किया है। मतलब ये अब सिर्फ वोट बैंक नहीं है, ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन गया है स्टेट और सिटीजन के बीच। एग्जैक्टली। और यही वो मॉडल है जिससे ये क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय नैरेटिव को चुनौती दे रही हैं। कमाल की बात है। तो इन सभी विस्तृत विश्लेषणों के बाद आज आपके सोचने के लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, आज हमने परिसीमन और अनुच्छेद 131 जैसे कई कानूनी विवादों को देखा। तो सवाल ये है कि इन सबको देखते हुए आने वाले दशक में भारत अपने संघीय ढांचे में यानी फेडरल स्ट्रक्चर में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और जनसांख्यिकीय समानता के बीच संतुलन कैसे स्थापित करेगा? ये सच में हमारे समय का सबसे बड़ा संवैधानिक सवाल है। क्या हमारा संविधान इन नई राजनीतिक और जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं के लिए पूरी तरह तैयार है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बिल्कुल, विचार करना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नजर डालते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर। इमेजिन कीजिए एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, मतलब मुश्किल से कुछ मील चौड़ा होगा। हाँ। और अगर वो रास्ता अचानक किसी विवाद की वजह से बंद हो जाए ना, तो सोचिए कुछ ही घंटों में दुनिया भर की सप्लाई चेन फ्रीज हो जाएगी, ऊर्जा का एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा और ग्लोबल इन्फ्लेशन आसमान छूने लगेगा। बिल्कुल, और ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। सही बात है। आज की हमारी इस चर्चा का जो मेन फोकस है वो यही हिडन वल्नरेबिलिटीज हैं। मतलब हमारी व्यवस्थाओं में जो छिपी हुई कमजोरियां हैं ना, चाहे वो ग्लोबल ट्रेड के चोक पॉइंट्स हों या फिर हमारे अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियां। एग्जैक्टली। तो शुरुआत पश्चिम एशिया से करते हैं। ईरान और इजराइल या कहें कि अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है वो अब सिर्फ एक क्षेत्रीय मिलिट्री विवाद नहीं रह गया है। वो बहुत आगे बढ़ चुका है। हाँ, मतलब हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का एक बयान भी आया कि ईरान द्वारा सीज फायर को बढ़ाना दरअसल एक वायोलेशन है। और इसी गहमा गहमी के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में
इजराइल और अमेरिका से जुड़े 2 व्यापारिक जहाज़ों को, जैसे वो MSC एरीज था ना, उसको कब्जे में ले लिया है। देखिए, इस पूरी सिचुएशन को अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी के नजरिए से एनालाइज करें ना, तो ये एक बहुत बड़े आर्थिक भूकंप का केंद्र बन सकता है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ पानी का एक हिस्सा नहीं है। ये फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने वाला एक बहुत ही क्रिटिकल चोक पॉइंट है। अच्छा, तो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है? आप ऐसे समझिए कि दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है या वहां जो कमर्शियल शिपिंग हो रही है उसको लगातार टारगेट करता है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन रातों रात ठप पड़ सकती है। मतलब एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरह से चरमरा जाएगी। बिल्कुल। और इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा, जो अपने कच्चे तेल के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन सर, यहाँ मुझे ना एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। क्या? अगर हम डेटा देखें तो चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया पर भारत से भी कहीं ज्यादा निर्भर है। हाँ, ये तो फैक्ट है। फिर भी इतने बड़े क्राइसिस में चीन बिल्कुल चुप क्यों है? मतलब अगर अमेरिका इस समुद्री रास्ते को सुरक्षित नहीं रख पाता तो चीन का तेल भी तो रुक जाएगा ना। चीन इतना बड़ा रिस्क कैसे ले रहा है, वो भी बिना कोई सीधा कूटनीतिक या सैन्य हस्तक्षेप किए? ये बहुत ही सटीक सवाल है आपका। देखिए, चीन की इस खामोशी को ना इंटरनेशनल रिलेशंस में स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी कहा जाता है, यानी रणनीतिक अस्पष्टता। इसके पीछे उनकी एक बहुत ही सोची समझी कूटनीति काम कर रही है। चीन दरअसल बैक चैनल से अपना सारा काम कर रहा है। वो अपनी एक शैडो फ्लीट, मतलब गुप्त जहाज़ों के एक नेटवर्क के जरिए और युआन में व्यापार करके अपनी एनर्जी सप्लाई चेन को अमेरिका की नज़रों से बचा के सेव कर रहा है। अच्छा, मतलब वो छुपकर अपना काम निकाल रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो चाहता है कि अमेरिका पश्चिमी एशिया के इस विवाद में न बुरी तरह उलझा रहे। ओहो। हाँ, मतलब जब तक अमेरिका का ध्यान उसके मिलिट्री रिसोर्सेज और कूटनीतिक ऊर्जा पश्चिम एशिया में लगी रहेगी, इंडो पैसिफिक रीजन में चीन पर दबाव काफी कम रहेगा। क्या बात है। यानी आप कह सकती हैं कि बिना एक भी गोली चलाए चीन अपने जियोपॉलिटिकल हितों को बहुत ही स्मार्टली साध रहा है। मतलब जानबूझकर इस संकट को लंबा खींचने दिया जा रहा है ताकि अमेरिका का फोकस बटा रहे। कूटनीति में ये जो पर्वी के पीछे का मैकेनिज्म है ना, वो वाकई बहुत कुछ तय करता है। बिल्कुल सही कहा। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति या व्यापार घाटे और सप्लाई चेन की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे आज का एक बहुत ही रेलेवेंट आर्टिकल याद आ रहा है। एडिटोरियल टाइटल, कॉमन कंसर्न्स, न्यूज़पेपर नेम द हिंदू। इस लेख में भारत और दक्षिण कोरिया के द्विपक्षीय संबंधों का बहुत गहराई से एनालिसिस किया गया है। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट पीस है। इसमें बताया गया है कि दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन भारत के लिए व्यापार घाटा यानी जो ट्रेड डेफिसिट है वो अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और वो व्यापार घाटा इसलिए है ना क्योंकि हम अभी भी पारंपरिक व्यापार और उन पुराने अग्रीमेंट्स पर ही अटके हुए हैं। देखिए, दक्षिण कोरिया के साथ हमारा सीपा है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर्स की वजह से भारत उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाया है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन टेक्नोलॉजी में है। आज के समय में कूटनीति का सबसे बड़ा हथियार वो पारंपरिक व्यापार नहीं रहा, बल्कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है। राइट। आप देखिए, दक्षिण कोरिया हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर है, और दूसरी तरफ भारत के पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा और टैलेंटेड पूल है। बिल्कुल। तो अगर इस व्यापार घाटे को एक रणनीतिक जीत में बदलना है ना, तो दोनों देशों को क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया या एआई और खासतौर पे सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक बहुत मजबूत टेक अलायंस बनाना ही होगा। मतलब जो देश इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा, वही आगे जाकर भविष्य की वैश्विक व्यवस्था को चलाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन इन नई तकनीकों के साथ ना एक बहुत बड़ा रिस्क भी जुड़ा हुआ है। मतलब तकनीक हमारी व्यवस्था को जितना मजबूत करती है, उसे उतना ही कमजोर भी तो बना सकती है। बिल्कुल, वो एक दो-धारी तलवार है। हाँ, जैसे हाल ही में एंथ्रोपिक कंपनी का एक नया एआई मॉडल, जिसे क्लॉड मिथोस कहा जा रहा है, वो काफी चर्चा में आया। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। एक रिपोर्ट आई थी कि कुछ अनऑथराइज्ड यूजर्स ने इस मॉडल को साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए एक्सेस कर लिया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक एआई मॉडल साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा कैसे बन सकता है। इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। इसे हम एआई मॉडल्स का ड्यूअल यूज नेचर कहते हैं। ड्यूअल यूज? हाँ, मतलब तकनीक रक्षक भी बन सकती है और भक्षक भी। देखिए,
क्लॉड मिथोस जैसे एडवांस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करने के लिए नहीं होते। वो लाखों लाइंस के सॉफ्टवेयर कोड को मुश्किल से कुछ ही सेकंड्स में स्कैन कर सकते हैं। अच्छा। और वो कोड में छिपे हुए पैटर्न्स और वल्नरेबिलिटीज को, जैसे मान लीजिए कोई बफर ओवरफ्लो है या इंक्रिप्शन बहुत कमजोर है, उसको तुरंत पहचान कर सिस्टम को पैच करने में मदद करते हैं। तो ये तो हो गया इसका पॉजिटिव साइड, यानी सुरक्षा के लिए एक बेहतरीन टूल। लेकिन अगर यही पैटर्न रिकॉग्निशन की जो क्षमता है वो किसी हैकर के हाथ लग जाए तो? वही तो सबसे बड़ा रिस्क है। मतलब वो उसी एआई का इस्तेमाल करके सिस्टम के सबसे कमजोर हिस्सों को बहुत आसानी से टारगेट कर सकता है। वो शायद चंद मिनटों में ऐसे जटिल मालवेयर लिख दे जिन्हें पकड़ना आम एंटीवायरस के बस की बात ही ना हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आप जो शील्ड बना रहे हैं ना सुरक्षा के लिए, वही पलटकर एक बहुत तेज तलवार में बदल जाती है। और इसमें एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि टेक्नोलॉजी को लेकर हमारे समाज का जो व्यवहार है वो बड़ा ही चयनात्मक यानी सेलेक्टिव है। वो कैसे? आप बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र को ही ले लीजिए। एक तरफ जीन थेरेपी है जिसे समाज बहुत आसानी से अपना रहा है। हाँ, मेडिकल फील्ड में तो इससे क्रांति माना जा रहा है। बिल्कुल। सिकल सेल एनीमिया या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए जीन में बदलाव को मेडिकल साइंस का चमत्कार कहा जा रहा है। लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। राइट। लेकिन दूसरी तरफ जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फसलों की बात करते हैं तो दुनिया भर में अचानक से उसका भारी विरोध शुरू हो जाता है। हाँ, ये तो है। ये कुछ वैसा ही है ना जैसे हम अपने पर्सनल कंप्यूटर में तो नया सॉफ्टवेयर अपडेट डालने में खुश है क्योंकि अगर कोई बग हुआ भी तो सिर्फ हमारा ही कंप्यूटर खराब होगा। लेकिन हम उसी अपडेट को एक पूरे नेटवर्क सर्वर पर एक साथ इंस्टॉल करने से डरते हैं क्योंकि अगर वहां कोई गड़बड़ हुई तो पूरा का पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। क्या बेहतरीन एनालॉजी दी है आपने। और इस तुलना को अगर हम बायोलॉजिकली डिकोड करें ना तो इसके पीछे एक बहुत ठोस वैज्ञानिक कारण भी है। अच्छा। देखिए, जब इंसान के स्वास्थ्य के लिए जीन थेरेपी का इस्तेमाल होता है तो वो आमतौर पे सोमैटिक सेल्स में की जाती है। सोमैटिक सेल्स मतलब? इसका मतलब है कि जो जेनेटिक बदलाव किए गए हैं वो सिर्फ उसी व्यक्ति के शरीर तक सीमित रहेंगे जिसका इलाज हो रहा है। ओके। अगर हम इसे एक फैमिली ट्री की तरफ देखें तो वो बदलाव उसकी अगली पीढ़ियों में ट्रांसफर नहीं होते। समझ गए। लेकिन जब हम जीएम फसलों के मामले में जेनेटिक बदलाव करते हैं तो वो जर्म लाइन स्तर पर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये फसलें एक ओपन एनवायरनमेंट में उगाई जाती हैं। जहां क्रॉस पॉलिनेशन का खतरा रहता है। बिल्कुल। वहां इस बात का पूरा रिस्क रहता है कि हवा के जरिए या क्रॉस पॉलिनेशन से जेनेटिकली मॉडिफाइड परागकण दूसरी जंगली प्रजातियों तक पहुंच जाए। तो इससे नुकसान क्या होगा? इससे सुपरवीड्स पैदा हो सकते हैं या फिर मिट्टी के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खत्म हो सकते हैं। मतलब पूरी की पूरी फूड चेन के नष्ट होने का रिस्क रहता है। तो बेसिकली मेडिकल साइंस में रिस्क एक व्यक्ति तक आइसोलेटेड है, लेकिन एग्रीकल्चर में एक गलती पूरे इकोसिस्टम को ही तबाह कर सकती है। एग्जैक्टली। लेकिन सर, अगर जीएम फसलों में इतना रिस्क है तो हम इनकी तरफ जा ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अब ऑप्शंस कम बचे हैं। क्योंकि जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हमारे पारंपरिक फूड सिस्टम को नष्ट कर रहा है। तो हमें ऐसी नई कृषि तकनीकों की सख्त जरूरत है जो मौसम की मार को झेल सकें। बिल्कुल। और इस क्राइसिस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकती हैं कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 2 प्रमुख एजेंसियों ने, FAO और WMO ने, एक बहुत ही गंभीर चेतावनी जारी की है। हाँ, वो रिपोर्ट मैंने भी देखी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक भीषण गर्मी और जो एक्सट्रीम हीट की स्थिति बन रही है ना, वो दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा का एक अभूतपूर्व संकट पैदा कर रही है। 1 अरब लोग, ये आंकड़ा बहुत डराने वाला है। और इसमें समझने वाली बात यह है कि हीट स्ट्रेस को हमें सिर्फ बढ़ा हुआ तापमान नहीं समझना चाहिए। ये एक पूरी चेन रिएक्शन है जो इकोसिस्टम के हर एक हिस्से को तोड़ रही है। अत्यधिक गर्मी के कारण क्या होता है कि मिट्टी की नमी तेजी से खत्म होती है, जिससे फसलों की पैदावार सीधे तौर पर गिर जाती है। बिल्कुल। इसके अलावा डेयरी सेक्टर पर भी इसका बहुत भयानक असर हो रहा है। वो कैसे? लगातार गर्मी से जो मवेशी हैं उनमें हीट स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे उनकी दूध देने की क्षमता काफी घट जाती है। अच्छा। और एक जो मुद्दा अक्सर न्यूज हेडलाइन से गायब रहता है वो है मरीन हीट वेव्स। समुद्र का तापमान बढ़ना। हाँ, समुद्र का तापमान बढ़ने से कोरल रीफ्स खत्म हो रहे हैं और मछलियों की जो आबादी है वो शिफ्ट हो रही है। और आपको पता ही होगा कि करोड़ों लोगों की आजीविका और प्रोटीन का मुख्य स्रोत इसी समुद्री जैव विविधता पर टिका है। ये तो एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और अब शायद राजनीतिक दलों को भी ना ये बात समझ आ गई है कि प्राकृतिक संसाधनों की ये कमी कोई भविष्य का दूर का खतरा नहीं है, बल्कि आज का एक गवर्नेंस क्राइसिस है। बिल्कुल सही कहा। अब देखिए ना, तमिलनाडु के हालिया चुनावों में हमें राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला।
वहाँ अलग अलग राजनीतिक दलों ने बाकायदा अपने क्लाइमेट मैनिफेस्टोज जारी किए। ये हमारी राजनीति में एक बहुत ही क्रिटिकल शिफ्ट है। अब देखिए, डीएमके ने कोस्टल मैनेजमेंट पर फोकस किया, एआईएडीएमके ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया, और टीवी के जैसी पार्टी ने तो बकायदा एक क्लाइमेट बजट की ही मांग कर दी। वाओ। तो ये सब दर्शाता है कि पर्यावरण अब सिर्फ इंटरनेशनल सम्मेलनों या किसी एनजीओ का विषय नहीं रह गया है। बिल्कुल। जब नीतियां जमीनी स्तर पर काम नहीं करती और लोगों को पानी या भोजन की कमी महसूस होती है, तो समाज में जो अस्थिरता पैदा होती है ना, वो सीधे तौर पर मुख्यधारा की राजनीति और गवर्नेंस का फेलियर ही माना जाता है। एग्जैक्टली। और जब हम गवर्नेंस के फेलियर और समाज की अस्थिरता की बात करते हैं, तो आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी से बड़ा कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। सही बात है। यहाँ मैं एक आर्टिकल मेंशन करना चाहूंगी, एडिटोरियल टाइटल, इंडियाज पोस्ट LWE फ्यूचर फ्रॉम रेड सन टू न्यू डॉन, न्यूज़पेपर नेम द हिंदू। हाँ, ये बहुत ही इंसाइटफुल आर्टिकल है। इस महत्वपूर्ण लेख में वामपंथी उग्रवाद, जिसे हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या LWE कहते हैं, उसके कम होते प्रभाव की बात की गई है। मतलब बस्तर या सिमडेगा जैसे जो इलाके कभी बेहद अशांत रहे थे, वहां सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन से चरमपंथियों को काफी पीछे धकेल दिया गया है। वायलेंस काफी कम हुआ है वहाँ। हाँ, हिंसा के आंकड़े काफी कम हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ बंदूकों का शांत हो जाना ही हमारी असली जीत है? मतलब इन सैन्य ऑपरेशंस के खत्म होने के बाद जो स्थिति बनती है, वहाँ सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि सैन्य सफलता कभी भी अंतिम समाधान नहीं होती। वो सिर्फ विकास के लिए एक जमीन तैयार करती है। हाँ। सबसे बड़ा खतरा जो उसके बाद आता है वो है गवर्नेंस वैक्यूम, यानी प्रशासनिक शून्यता। अच्छा। जब किसी भी इलाके से चरमपंथी पीछे हटते हैं ना, तो वहां सत्ता का एक खालीपन आ जाता है। और अगर राज्य तुरंत उस खालीपन को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल, अस्पताल और अच्छी सड़कों से नहीं भरता, तो वो चरमपंथी किसी नए रूप में वापस लौट सकता है। लेकिन उग्रवादी तो अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और सड़कों को ही सबसे ज्यादा निशाना बनाते हैं ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे राज्य का नियंत्रण बढ़ जाएगा उनके इलाकों में। तो इस वैक्यूम को सेफली भरा कैसे जाए? यही पर आपकी पोस्ट LWE गवर्नेंस रणनीति काम आती है। आपको सिर्फ कंक्रीट की सड़कें या बिल्डिंग्स नहीं बनानी है, आपको वहां के लोगों का राज्य पर भरोसा फिर से कायम करना है। वो कैसे होगा? इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था और खास तौर पर पैसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यानी FRA को पूरी ईमानदारी से ग्राउंड पर लागू करना होगा। बिल्कुल। जब स्थानीय आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन पर कानूनी अधिकार मिलेंगे और ग्राम सभाओं को सच में सशक्त किया जाएगा, तब जाके वो ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होगा। मतलब लोगों का सिस्टम पर विश्वास जीतना सबसे जरूरी है। और सिस्टम पर से विश्वास उठना ना एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। बिल्कुल। और ये ट्रस्ट डेफिसिट सिर्फ इन नक्सल प्रभावित इलाकों की ही समस्या नहीं है, ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की भी एक बहुत कड़वी सच्चाई है। हाँ, दुर्भाग्य से सच है। आप हाल ही का केस देखिए, 2006 के मालेगांव ब्लास्ट केस में 20 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरी आरोपी को भी बरी कर दिया गया। सोचिए, आतंकवाद के इतने बड़े मामले में 20 साल बाद भी हम किसी को सजा नहीं दिला पाए। सिस्टम आखिर फेल कहाँ होता है सर? देखिए, इस तरह के जो हाई प्रोफाइल और संवेदनशील मामले होते हैं ना, वहां सिस्टम सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण फेल होता है। मतलब एजेंसियों के बीच तालमेल नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। मालेगांव केस में आप देखिए हुआ क्या। जांच में ATS, CBI और NIA देश की तीनों प्रीमियर एजेंसियां शामिल थीं। और तीनों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज और अलग अलग सबूत अदालत के सामने रख दिए। ATS ने कुछ कबूलनामों के आधार पर केस बनाया, फिर CBI आई तो उसने उन प्रक्रियाओं पर ही सवाल उठा दिए, और बाद में जब NIA आई तो उसने सबूतों की चेन में ही खामियां निकाल दी। तो जज क्या फैसला सुनाएगा ऐसे में? वही बात है, जब अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन खुद ही एकमत नहीं है और सारे सबूत विरोधाभासी हैं, तो अदालत के पास लैक ऑफ एविडेंस के आधार पर आरोपियों को बरी करने के अलावा कोई लीगल विकल्प बचता ही नहीं है। 20 साल की ये देरी और समन्वय की ये जो भारी कमी है, यही हमारे आंतरिक सुरक्षा तंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है। और जब सरकारी तंत्र अपनी खामियों को छुपाता है या इस तरह से तालमेल नहीं बिठा पाता ना,
तो उसका खामियाजा हमेशा आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। आज से ठीक 40 साल पहले की एक घटना है जो इसका शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। 26 अप्रैल 1986 को जो चेरनोबिल परमाणु आपदा हुई थी। वो तो एक भयानक ट्रेजेडी थी। हाँ, 40वीं वर्षगांठ का ये संदर्भ हमें याद दिलाता है कि वहाँ विफलता सिर्फ एक न्यूक्लियर रिएक्टर के फटने की नहीं थी, वहाँ ब्यूरोक्रेटिक सीक्रेसी थी। एग्जैक्टली। सोवियत ब्यूरोक्रेसी ने दुनिया से और अपने ही नागरिकों से सच छुपाने की जिद की, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस में देरी हुई और हजारों लोगों को जानबूझकर रेडिएशन के खतरे में झोंक दिया गया। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि सुरक्षा का अर्थ सिर्फ सरहदों पर सेना तैनात करने या जंगलों में चरमपंथ से लड़ने तक सीमित नहीं होता। सुरक्षा का एक बहुत बड़ा और जटिल पहलू हमारे अपने शहरों के भीतर हमारे गवर्नेंस के मॉडल्स और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और अगर हम शहरों की सुरक्षा की ही बात करें तो हाल ही में दिल्ली में एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई। हाँ, मैंने न्यूज में देखा था। एक यूपीएससी उम्मीदवार जो एक आईआरएस अधिकारी की बेटी भी थी, उनके पूर्व घरेलू सहायक द्वारा हत्या कर दी गई। बहुत ही दुखद घटना है ये। यह घटना सिर्फ एक क्राइम न्यूज तक सीमित नहीं है, यह हमारे बढ़ते शहरीकरण और अर्बन गवर्नेंस के मॉडल की एक बहुत बड़ी कमजोरी को एक्सपोज करती है। बिल्कुल, मैं इसे हमारी व्यवस्था का एक क्रिटिकल सिस्टमिक फेलियर मानता हूँ। कैसे? देखिए, आज शहरों में जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए डोमेस्टिक वर्कर्स पर पूरी तरह से निर्भर हो चुका है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये पूरा का पूरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बिना किसी सख्त रेगुलेशन के चल रहा है। शहरों में घरेलू कामगारों के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की कोई ठोस, सुलभ और अनिवार्य व्यवस्था आज तक नहीं बन पाई है। और इसमें सिर्फ एम्प्लॉयर की सुरक्षा का ही सवाल नहीं है, बल्कि उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लाखों लोगों के अधिकारों और उनके शोषण को रोकने के लिए भी तो एक लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है ना, जो फिलहाल पूरी तरह से मिसिंग है। बिल्कुल। और जब हम समाज में अधिकारों, रेगुलेशंस और भागीदारी की बात करते हैं तो महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व एक बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा बनकर उभरता है। एक आर्टिकल आया था, एडिटोरियल टाइटल, Why quotas alone won't increase women's representation? Newspaper name The Hindu. हाँ, ये विमेन्स रिजर्वेशन बिल के कॉन्टेक्स्ट में था। जी। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भी इस लेख का मुख्य तर्क ये है कि सिर्फ कोटा लागू करने से महिलाओं की वास्तविक राजनीतिक भागीदारी नहीं बढ़ेगी। आखिर सिर्फ कानून बना देना काफी क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, कानून संविधान में बदलाव करता है, समाज की सोच में नहीं। बहुत गहरी बात कही आपने। अगर आप CSDS लोकनीति के विस्तृत डेटा का विश्लेषण करें ना, तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं के सामने सबसे बड़ी बाधाएं संवैधानिक नहीं हैं, बल्कि सामाजिक हैं। मतलब फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर। बिल्कुल। हमारी जो पितृसत्तात्मक संरचना है, जिसे हम पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर कहते हैं, वो महिलाओं पर घरेलू जिम्मेदारियों का इतना असंगत बोझ डालती है कि उनके पास सक्रिय राजनीति के लिए समय और ऊर्जा बचती ही नहीं है। सही बात है। इसके अलावा आज की चुनावी राजनीति में जिस तरह से बाहुबल और धनबल हावी हो चुका है, वो भी महिलाओं को सिस्टम से बाहर रखने का काम करता है। इसलिए सिर्फ कोटा या आरक्षण दे देना कभी भी काफी नहीं होगा। हमें एक कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है, जहां महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया, चुनाव प्रबंधन और लीडरशिप रोल्स में जमीनी स्तर पर सशक्त किया जाए। यानी हमें सिर्फ नए कानून नहीं बनाने हैं, बल्कि सिस्टम के उन छिपे हुए बैरियर्स को तोड़ना होगा जो महिलाओं की एक्चुअल भागीदारी को रोकते हैं। एग्जैक्टली। चलिए, अब तक हमने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से लेकर सामाजिक न्याय तक जिन भी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स के मैकेनिज्म को समझा है, उन्हें एग्जाम के नजरिए से तेजी से कंसोलिडेट कर लेते हैं हमारे प्रीलिम्स क्विक फैक्ट सेक्शन में। बिल्कुल। तो जो भी सुन रहे हैं वो ध्यान दें। पहला फैक्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। याद रखें कि ये फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। ये वैश्विक तेल व्यापार का एक बहुत ही प्रमुख चोक पॉइंट है। दूसरा है क्लॉड मिथोस। ये एंथ्रोपिक कंपनी द्वारा डेवलप किया गया एक एडवांस्ड AI मॉडल है, जो हाल ही में अपने ड्यूल यूज नेचर और साइबर सुरक्षा परीक्षणों के संदर्भ में न्यूज में रहा था। राइट। तीसरा पॉइंट, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WMO यानी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने हाल ही में वैश्विक कृषि और फूड सिक्योरिटी पर
एक्सट्रीम हीट के प्रभाव पर एक विस्तृत संयुक्त चेतावनी जारी की है। चौथा फैक्ट है चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में। ये घटना 26 अप्रैल 1986 को वर्तमान यूक्रेन में स्थित परमाणु प्लांट में हुई थी, जिसे हम ह्यूमन एरर और ब्यूरोक्रेटिक फेलियर के क्लासिक केस स्टडी के रूप में देखते हैं। बिल्कुल। और पांचवा फैक्ट सोमैटिक जीन एडिटिंग बनाम जर्म लाइन एडिटिंग। ये कॉन्सेप्ट बहुत क्रिटिकल है। सोमैटिक बदलाव सिर्फ व्यक्ति विशेष तक सीमित रहते हैं और उसकी अगली पीढ़ी में नहीं जाते, जबकि जर्म लाइन बदलाव आनुवांशिक या हेरिडिटरी होते हैं, जो जीएम फसलों के संदर्भ में पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्प रिवीजन था ये। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो विश्लेषणात्मक क्षमता को टेस्ट करेगा, यानी OMM प्रैक्टिस क्वेश्चन। जी, ये 15 मार्क्स और 250 शब्द का सवाल है। प्रश्न कुछ इस तरह है: वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा अभियानों की सफलता के बाद स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत पोस्ट LWE गवर्नेंस मॉडल की क्या आवश्यकताएं हैं? विश्लेषण करें। सर, इस सवाल को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कैसे अप्रोच किया जाए? देखिए, इस उत्तर को आप 3 स्पष्ट भागों में फ्रेम करेंगे। इंट्रोडक्शन में शुरुआत गृह मंत्रालय के हालिया आंकड़ों का संदर्भ देते हुए करें। ये बताएं कि कैसे LWE का ज्योग्राफिकल स्प्रेड, यानी जो उसका भौगोलिक प्रभाव था, वो काफी कम हुआ है और अब ये कुछ सीमित जिलों तक ही सिमट कर रह गया है। अच्छा। उसके बाद बॉडी में आए। इस हिस्से में आपको गवर्नेंस मॉडल की आवश्यकताओं को 4 मुख्य बिंदुओं में समझाना है। पहला, प्रशासनिक शून्यता या गवर्नेंस वैक्यूम को भरना, मतलब सुरक्षा बलों के हटने के बाद वहां स्थानीय सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तुरंत बहाली क्यों जरूरी है। राइट। दूसरा पॉइंट होगा संस्थागत निर्माण। यहां पैसा एक्ट 1996 और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यानी FRA 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन का जिक्र करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि आदिवासियों को उनके अधिकार मिल सके। तीसरा पॉइंट है आर्थिक एकीकरण, मतलब बुनियादी ढांचा जैसे सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करना और कृषि या वन उपज के माध्यम से उनके लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। बिल्कुल। और चौथा पॉइंट है विश्वास बहाली या ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करना, मतलब न्याय प्रणाली तक आसान पहुंच और मानवाधिकारों का कड़ाई से संरक्षण सुनिश्चित करना। और इसका कंक्लूजन कैसे लिखें? कंक्लूजन में एक बहुत ही संतुलित बात लिखें। ये स्पष्ट करें कि विकास और सुरक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। डेवलपमेंट एज अ स्ट्रैटेजी के बिना उग्रवाद का पूर्ण और स्थायी समाधान कभी संभव नहीं है। बिल्कुल। जो भी सुन रहे हैं वो इस अप्रोच के साथ अपना उत्तर फ्रेम करने की प्रैक्टिस जरूर करें। और अब अपने कॉन्सेप्ट्स को एक फाइनल चेक देने के लिए कुछ सवाल ले लेते हैं हमारे क्विज सेक्शन में। जी। पहला प्रश्न है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन 2 जल निकायों को जोड़ता है? इसका उत्तर है फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ ओमान। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और सप्लाई चेन के लिए ये चोक पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा क्लॉड मिथोस क्या है? ये एंथ्रोपिक कंपनी द्वारा विकसित एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। अपनी साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज और अपने ड्यूअल यूज स्वरूप के कारण यह न्यूज में है। राइट। तीसरा प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में हीट स्ट्रेस के प्रभाव को लेकर हाल ही में किन संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने संयुक्त चेतावनी जारी की है? इसका सही उत्तर है FAO और WMO। इन्होंने मिट्टी की नमी घटने से लेकर मरीन हीट वेव्स तक के प्रभावों का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण किया है। चौथा प्रश्न, जीन थेरेपी और GM क्रॉप्स के बीच मुख्य वैज्ञानिक और नियामक अंतर क्या है? देखिए, मुख्य अंतर जेनेटिक बदलाव के स्तर का है। जीन थेरेपी आमतौर पर सोमैटिक सेल्स में होती है जो वंशानुगत नहीं होती, जबकि GM क्रॉप्स में किए गए जर्मलाइन बदलाव अगली पीढ़ियों और पूरे ओपन इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल। पांचवा और आखिरी प्रश्न, राजनीतिक भागीदारी के संदर्भ में CSDS लोकनीति के हालिया डेटा के अनुसार महिलाओं के सामने सबसे बड़ी बाधा क्या है? डेटा एकदम स्पष्ट करता है कि पितृसत्तात्मक संरचनाएं और असंगत घरेलू जिम्मेदारियां ही महिलाओं की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी में सबसे बड़ी बाधाएं हैं, जिन्हें सिर्फ कोटाज लागू करने से हल नहीं किया जा सकता। शानदार। अब हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं। आज के इस पूरे डिस्कशन से जो सबसे अहम निष्कर्ष निकलते हैं, आइए उनकी टेकअवेज पर एक नजर डालते हैं। बिल्कुल। पहला पॉइंट तो यही है कि पश्चिम एशिया का तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ कूटनीति का विषय नहीं है। ये भारत की ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ी एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। दूसरा, तकनीकी विकास को लेकर हमारे समाज का नजरिया चयनात्मक है।
स्वास्थ्य के लिए तकनीक स्वीकार्य है, लेकिन खाद्य सुरक्षा के लिए उसी स्तर की तकनीक में भारी झिझक है। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट, जलवायु परिवर्तन का असर अब इतना व्यापक हो चुका है कि ये राजनीतिक घोषणा पत्रों का मुख्य हिस्सा बन रहा है, जो ये साबित करता है कि पर्यावरण अब मुख्य धारा की गवर्नेंस का एक क्रिटिकल पैरामीटर बन गया है। राइट। चौथा, आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर सिर्फ सैन्य जीत काफी नहीं है। नक्सलवाद को हराने के बाद वहां प्रशासन और विकास का जो पोस्ट LWE मॉडल लागू होगा, असल में वही स्थायी शांति तय करेगा। और पांचवा, सच्चा सामाजिक न्याय सिर्फ संसद में कानून या रिजर्वेशन बनाने से नहीं आता, बल्कि ये सिस्टम में बैठे पितृसत्तात्मक ढांचे को तोड़ने और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को रेगुलेट करने जैसे बुनियादी बदलावों से आता है। बिल्कुल। आज के हमारे इस पूरे डिस्कशन का सार यही है कि चाहे बात ग्लोबल ट्रेड रूट्स की हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन की हो, या फिर हमारे अपने क्रिमिनल जस्टिस और गवर्नेंस सिस्टम की हो, जब भी हम किसी हिस्से को अनियंत्रित छोड़ देते हैं या अपनी कमजोरियों को नज़रअंदाज करते हैं, तो वो आगे चलकर एक बड़े संकट को जन्म देता है। समाधान टुकड़ों में नहीं, बल्कि सिस्टम के हर पहलू को गहराई से समझकर ही निकाला जा सकता है। एग्जैक्टली। इसी विचार के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जाते जाते बस इतना याद रखिए, जो आज टिके रहते हैं वही कल आगे निकलते हैं। अगर ये सेशन आपको उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करें, सुन लो UPSC को। अभी सिर्फ 59 रुपीस में पूरे चैनल का कंप्लीट एक्सेस। ध्यान दें, ये ऑफर 30 अप्रैल तक ही उपलब्ध है। इसके बाद ये प्राइस कभी भी रिवाइज हो सकता है। ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये आपकी प्रिपरेशन को डायरेक्शन देने का एक पूरा सिस्टम है। तो इसलिए सोचिए मत, अगर वैल्यू दिख रही है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए।